सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैंने गलता लोहा कहानी के 2 भाग आपको समझा दिए हैं। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि वंशीधर मोहन के सुनहरे भविष्य के स्वप्न देख रहे थे। तो बेटा अब इसके बाद आगे से समझा रही हूँ। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले या कोई उसके पास हाथ का हुनर होगा तो उसे नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई के बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए कि कैसे मोहन वहां पर केवल एक घरेलू नौकर बनकर रह गया है। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया कि उनकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और मोहन की सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर जी की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा तो होना ही था। और फिर उसने सोचा दांतों के बीच में, अब गंगाराम जी क्या सोच रहे थे कि वंशीधर जी सोच रहे थे कि दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण करने पर उन्हें पाप नहीं लगेगा, उन्हें दोष नहीं लगेगा। इसका संतोष लेकर वंशीधर जी आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे, बहुत देर तक उन्हें दुखी करते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर जी की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गरम लोहे को हवा में ठंडा होने पर काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को वापस लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। यह बात धनराम मोहन से कह रहा है। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं पर बैठा रहा जैसे उसे वहां से जाने की कोई जल्दी ही न रही हो। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े ही बातचीत करके निपटा लेते थे उस काम को। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जाकर रहने के बावजूद मोहन गांव की मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था। उसे बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो बहुत देर से उसकी दुकान पर बैठा हुआ है, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्ठी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से उसने संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथों से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते हुए
अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का ये हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक या अचानक हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह हैरान होकर मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता रहा। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी जिसमें न तो कोई स्पर्धा थी न ही किसी भी प्रकार की हार जीत का कोई भाव था। मोहन किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता था। इसी के साथ गलता लोहा कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।